दोस्तों नमस्कार। आजकल बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर आगजनी हो रही है। सड़कों पर हाहाकार है, हत्याएं हो रही। आखिर ऐसा नए वक्फ कानून में क्या है जिसको लोग मुस्लिम विरोधी बोल रहे हैं? सवाल आज इस बात का है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई बदलाव होता है, कोई अच्छा काम होता है, उसमें इस तरह की राजनीतिक पार्टियां देश को भ्रम में डालने का क्यों प्रयास करती हैं? आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नए वक्फ कानून में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मेरा एक ही निवेदन रहेगा आपसे और उन सब राजनीतिक दलों से, कृपया ये तो बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी है। आपको नया एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं है, वो एक अलग चीज हो सकती है। आपको ट्रांसपेरेंसी पसंद नहीं है, वो एक अलग चीज हो सकती है। आपको अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पे सुधार हो रहा है, उससे अगर आपके वोट बैंक में प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर वो एक्सपोज हो रहा है, तो इसके लिए देश को सजा क्यों दी जा रही है? सवाल आज इस बात का है। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, तब भी तो यही कहा गया था कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी है। आज तक एक किसान नेता और एक विपक्षी दल ये नहीं बता पाया कि जो किसान कानून थे, जो किसानों के भले के लिए बनाए जा रहे थे, वो किसान विरोधी कैसे हो गए? कौन सी लाइन ऐसी थी जो किसान विरोधी थी? आज तक तो किसी ने नहीं बताया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पे स्टे लगा दिया था। क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट वही गलती दोहराएगा? मैं गलती दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम यह तो पूछना चाहिए था किसान विरोधी कानून वालों से कि भाई ये तो बताओ कौन सी लाइन खराब है, आके जवाब तो दो। ठीक है, आपने दंगा किया, प्रदर्शन किया, दिल्ली का घेराव किया, सब ठीक है, लेकिन क्या यह जानने का हक नहीं है कि कौन सी लाइन खराब, क्या प्रॉब्लम है उस कानून में और आपका सुझाव क्या है? क्या ये नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस नहीं हो सकता? सवाल आज यही है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अब हम चर्चा करते हैं कि जो ये वारदातें हो रही हैं बंगाल में और कुछ और जगहों पे, ये शायद लगता है कि उन्हीं नेताओं के द्वारा किया जा रहा है जिनको इस पुराने जो कानून के हरकतें हो रही थी, इससे मोटी अच्छी खासी कहीं ना कहीं या तो कमाई हो रही थी या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था। क्योंकि हजारों एकड़ वक्फ जमीन और वक्फ प्रॉपर्टीज किराए पे दी जाती थी, लेकिन वो किराया वक्फ बोर्ड में नहीं आता था, तो वो कहां जाता था? जब ये सारा आंकड़ा डिजिटाइज होगा, तब पता लगेगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे थे यहाँ पे। वो शायद यही नहीं चाह रहे कि वो जनता के बीच में एक्सपोज हो। इसलिए दोस्तों एक बार हम ये रिव्यू करते हैं कि जो नया कानून है उसमें ऐसा क्या है जो मुस्लिम विरोधी है। और अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने तो कई बार पढ़ा, मैंने कई बार ढूंढने का प्रयास किया, मुझे तो वो नहीं दिखा। उम्मीद है कि जो लोग सड़कों पे हैं वो हमारा कुछ साथ देंगे इस कानून को समझने में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 में संसद में लाया गया था, 25 में भी पास हुआ है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है एक्ट टू रेगुलेट प्रॉपर्टीज इन इंडिया। कुल मिला के रेगुलेट का मतलब यह है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और जो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बस कानून इतना है। कानून ये कहीं नहीं कहता कि आप मुस्लिम व्यक्ति हैं तो आपको ये वक्फ नहीं करने देंगे या आपकी प्रॉपर्टी हम छीन लेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। या ये हम इसको इस्लाम विरोधी डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया। सिर्फ कानून ये कहता है कि जिन जिन प्रॉपर्टी को आपने वक्फ डिक्लेयर किया है, पहले तो आप उनके सारे रिकॉर्ड लाइए। जिसने वो वक्फ किया, क्या वो वास्तव में उसने वक्फ किया या उसकी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा किया गया, ये जानने का हक है या नहीं है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं जो ये कहेंगे कि हमने तो वक्फ किया नहीं था, हमें जबरदस्ती घर से बेदखल कर दिया या हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? सवाल आज इतना है।
अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है कि भाई जो वक्फ है, ये वक्फ होगा कैसे, कौन करेगा। कुल मिला के सरकार ने गाइडलाइंस करी है कि भाई जो आदमी इस्लाम प्रैक्टिस करता है वो वक्फ करे, और जिस व्यक्ति को आप कहते हो कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसने खुद किया या जबरदस्ती किया, या इस्लाम में उसके प्रति आस्था थी, या उसको डराया धमकाया ब्लैकमेल किया गया, किसी कारण से उसको इस्लाम कबूल कराया गया और फिर उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ करवा दिया, क्या कहीं जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। इसको रोकने के लिए सरकार ने कहा अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, किसी को कोई एतराज नहीं है, बस 5 साल बाद आप वक्फ कर दीजिएगा। इतनी हड़बड़ किस बात की? आप जो वक्फ करने की जल्दबाजी में हो, इतनी जल्दबाजी क्यों है कि जैसे ही इस्लाम में आए तुरंत आपको वक्फ करना है? कहीं आप पे दबाव तो नहीं है? अब ये कैसे पता लगेगा? यही 5 साल का जो टेन्योर है, ये बेसिकली उस दबाव को एक्सपोज करने के लिए है कि कहीं ये जोर जबरदस्ती तो नहीं है। और अगर आपको वक्फ करना था तो फिर आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? आप बगैर इस्लाम किए भी हो सकता था, क्योंकि वो प्रोविजन भी है आपका। तो आपको इस्लाम में कन्वर्ट होके वक्फ, तुरंत वक्फ करने की ऐसी क्या मजबूरी थी, जब आप बगैर इस्लाम में कन्वर्ट हुए भी वक्फ किया कर सकते थे? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक समझने का प्रयास सरकार को भी करना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये ट्रेंड क्यों आ रहा है, इसके पीछे समाज में ऐसा क्या हो रहा है। फिर बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहां पे कोई मालिकाना हक किसी इंडिविजुअल का नहीं है, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। आपने उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, अब वो सरकारी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है। वो एक धर्म की प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी, या एक संस्था की प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी? जो राष्ट्रीय हित की प्रॉपर्टी है, वहां पे कभी हाईवे निकलने हैं, एयरपोर्ट्स बनने हैं, सड़कें निकलनी, आप कहेंगे नहीं जी ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी, किसने बनाई? बहुत सारे गांव में पशुओं के लिए ग्रेजिंग लैंड, चारागाह छोड़े जाते थे, आपने कह दिया नहीं जी वो वक्फ प्रॉपर्टी है। किसने कहा? किसने बनाई? कौन उत्तराधिकारी है? किसकी एप्लीकेशन से ये बनी, क्या ये जानने का हक नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से इतना ऐतराज क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा इशू था पावर टू डिटरमाइन इफ ए प्रॉपर्टी इज वक्फ। पहले एक सेक्शन 40 था कानून में, उसमें वही लोग आपस में बैठ के तय कर लेते थे कि वक्फ प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर कर दी, उन्हीं को ही एक नॉमिनेट किया जाता था, वो सर्वे करता था, वही लाके रिपोर्ट देता था, वही रिपोर्ट एक्सेप्ट होती थी, और उन्हीं का ही ट्रिब्यूनल कहता था हाँ ये रिपोर्ट सही है। आपको भारत सरकार के संविधान द्वारा जितने भी कानून थे उसमें अपील करने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसा क्यों? किस बात का डर था? अगर काम सही है तो अपील से क्यों घबरा रहे हैं? यही बात आ गई थी उल्टा इसमें किसान कानून में। जब किसान कानून में यह कहा गया कि भाई हम किसानों के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किसानों के लिए हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, तो अब इन्होंने कहा नहीं जी ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत है, किसानों को कोर्ट जाने दो। वक्फ में यह हो रहा है कि जब वक्फ में प्रॉब्लम है तो हम कोर्ट जाएंगे, तो कहते हैं नहीं ये कोर्ट क्यों जाना है। अब सवाल देखिए, यही लोग किसान आंदोलन में ये कहते थे कि आपने किसानों को कोर्ट जाने से क्यों मना किया, और वही लोग वक्फ में कहते हैं कि आप इस मुद्दे को कोर्ट में क्यों लेके जा रहे हो, ये तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। जबकि किसान आंदोलन कहता था ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, कि नहीं करेगा, हमें कोर्ट जाना है। और जब यहां पे उससे भी बड़ी चीज है, प्रॉपर्टी का मुद्दा है, आपको कोर्ट नहीं जाना है। इस तरह की जो विरोधाभासी स्थिति है, इससे ये पता लगता है कि सिर्फ राजनीति है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। फिर सर्वे कौन करेगा? वो भी इन्हीं का आदमी, एक आपने कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, उसकी काबिलियत, वो कौन है, किसने किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना उसके पास टूल्स है, ना टेक्निक्स है, ना वो अकाउंटेबल है। सिर्फ बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया, उसने ला के बोर्ड को रिपोर्ट दे दी, जैसा बोर्ड ने कहा वो लिख दिया। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे एड्रेस कर रहे हो, इसका कहीं पे कोई जस्टिफिकेशन कानून में नहीं था। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉब्लम एड्रेस नहीं था। अब ये कहा गया है कि साहब उसमें 2 नॉन मुस्लिम क्यों चाहिए? भाई भारत सरकार की संस्था है, टैक्स पेयर से वो चलेगी, तो क्या आप धर्म के आधार पर ऐसी संस्थाएं बना सकते हो? कल को मान लीजिए कि बीजेपी कहती है ठीक है आपको एक वक्त चाहिए ना, हम ऐसी 200 संस्थाएं हिंदुओं के लिए बना देते, आप मना करोगे? फिर आप किस आधार पर मना करोगे? वो कहेंगे हम पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ
जो संस्थाएं हैं वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या एतराज नहीं होगा फिर मुस्लिम से वक्फ को, या सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ सेक्युलरिस्ट हैं? अगर यही आधार है तो हम ऐसी 500 संस्थाएं बना देंगे जिसमें सिर्फ हिंदू होंगे। उस स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि पॉपुलेशन उनकी है, टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन उनका भी ज्यादा है, वहां सरकार कोई जस्टिफिकेशन बना देगी, फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो सेक्युलर मुल्क है, सरकार ये गलत कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने लॉजिक को इलॉजिकल लेवल पे ना ले जाएं। वक्फ बोर्ड में जो कहा गया वो सब था, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जो बाकी धर्म हैं, सेक्ट हैं मुस्लिम वर्ल्ड सिस्टम के, उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? सिर्फ शिया और सुन्नी ही क्यों? वहां पे वोहरा क्यों नहीं है? अफगानी क्यों नहीं है? बाकी लोग क्यों नहीं है? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम एक ही तबके से आता है? वहां पे अगर शिया का, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन है, तो शिया का व्यक्ति चेयरमैन क्यों नहीं बन सकता? हर बार वहां पे सुन्नी ही क्यों बनेगा? जब एक ही वक्फ बोर्ड है तो क्या वहां पे बाई रोटेशन चेयरमैनशिप का इंतजाम था? नहीं था। तो कुल मिला के ये था कि एक खास तबका है जिसको डोमिनेट करना है विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, उसकी क्या कुर्सी जा रही? क्योंकि अगर वो डोमिनेंट है हर डिसीजन मेकिंग पे वो है, तो जितने घपले आएंगे सामने उन सब में वो अकाउंटेबल बनाए जाएंगे। उस स्थिति से शायद घबराने के लिए चाहते हैं कि ये कानून ही ना हो। फिर जैसा हमने कहा कि पहले ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये थी कि कुल मिला के जो ऑफिसर थे वो और मुस्लिम लॉ के लोग थे। सरकार ने कहा जब ट्रिब्यूनल है, जस्टिस की बात हो रही है, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ होता है? ये तो कानून है ना, तो कोई भी करेगा। तो जो मजिस्ट्रेट है या जज है वो उसका चेयरमैन होगा, और जो सरकारी अधिकारी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो उसका ऑफिसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आपको हर जगह धर्म जोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि ट्रिब्यूनल कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं। प्रियम्बल में भी नहीं लिखा है कि दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। क्या ये धार्मिक स्थिति है? तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। जैसा कहा कि अपील पहले अलाउ नहीं था, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। अब ये कहते हैं नहीं आप कोर्ट मत जाइए, ये अपने आप में एक नई इशू हो गया है। फिर सरकार ने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है आप उसको डिजिटाइज करिए। एक्चुअली सारा मुद्दा दोस्तों इसी बात को लेकर। कईयों ने कहा साहब 6 महीने में कैसे करेंगे? चलो 6 महीने नहीं, 10 ले लो, 1 साल ले लो, करो तो सही। क्योंकि वक्फ के पास अपनी जितनी प्रॉपर्टी है, करीब 8.25 लाख 8.5 लाख प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 4.25 लाख का तो हिसाब किताब वक्फ के पास ही नहीं है, लेकिन उनको वक्फ डिक्लेयर किया हुआ है। कहां से आई, किसने दी, कौन है, किसी का नहीं पता, सिर्फ कागजों में। कहने का मतलब है कि ये सब एक्सपोज हो जाएगा, और उस पे जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करके किराए पे चढ़ा रखी होंगी, वक्फ में पैसा आ रहा होगा 1,000-2,000 रुपए महीना, और जो वहां के अधिकारी होंगे वक्फ के, जो खलीफा होंगे, वो लाखों कमा रहे होंगे किराए पे दे दे के। अब जब ये सब चीजें एक्सपोज होंगी तो वो सब दुकानदारी बंद हो जाएगी। डर इस बात का है। यही बात थी किसान आंदोलन के समय, कि प्रॉब्लम किसान की नहीं थी, प्रॉब्लम बिचौलियों की, आड़तियों की थी कि अगर किसान मंडी के बाहर माल बेचेगा तो कमीशन कौन देगा? और सरकार ने कहा अगर आप मंडी के बाहर बेचते हैं तो कमीशन भी नहीं लगेगा। किसान और व्यापारी के बीच में, या खरीदार और किसान के बीच की बात है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। यहीं पे आके तो सबसे बड़ा बवाल हुआ था किसान आंदोलन में, कि फिर हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। इसीलिए जो किसान आंदोलन था वो आड़तियों का आंदोलन था। आज भी मैं कह रहा हूं, उस समय भी कह रहा था, और अब जनता भी इस बात को मानने लगी है। यही कारण है कि जो बंगाल में या बाकी जगह पे जो दंगे हो रहे हैं, इनमें वो लोग शामिल हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो पता लगेगा कि वहां पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो अनधिकृत रूप से उनके ऊपर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो दंगा करवा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर वक्फ कानून आ गया तो जो बैठे बैठाए मोटी कमाई होती है सब बंद हो जाएगी। उसको किस तरह से रोका जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो फिर बोहरा, आगा खानी, बाकी जो सेक्ट हैं, उनको बाहर क्यों रखा जाता है? विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, हम हिंदुओं में तो बात करते हैं कास्टिज्म की, इस्लाम में क्यों नहीं ये बात हो रही कि भाई बाकी जो इस्लामिक सेक्ट है उनको हमने हक क्यों नहीं दिया?
उनको हमने बाहर क्यों रखा? और हर बार सुन्नी व्यक्ति ही चेयरमैन बने, शिया क्यों नहीं बन सकता जहां पे सुन्नी प्रॉपर जो आबादी है वो ज्यादा हो? वो भी तो मुस्लिम है, उनको हक क्यों नहीं मिलता? उनको लीडरशिप पोजीशन क्यों नहीं दी जाती वक्फ के अंदर? क्या ये सवाल नहीं है? तो अब सवाल वो दोस्तों सिंपल सा इस बात को लेकर है, ममता दीदी से और बाकी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम ये तो बताओ कि वक्फ के अंदर कौन सी लाइन मुस्लिम विरोधी है? आपको बहुत चीजें पसंद नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन मुस्लिम विरोधी क्या है ये तो हाईलाइट करो। ये कोई नहीं कर रहा। अब मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी इंतजार नहीं है, क्योंकि उससे पहले किसान आंदोलन की तरह ये बवाल करना चाहते हैं ताकि किसान आंदोलन की तर्ज पर यहां पे भी शायद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। मुझे लगता है कि ये एक और ब्लंडर होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बाद किसानों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो सुधार किसानों के भले के लिए हो सकते थे, अब कोई सरकार उस पर हाथ नहीं डालेगी। कहने का मतलब ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट को जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जहां पे ग्राउंड पे चैलेंजेस हैं, अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की जगह अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, और कुछ लोगों को अगर ऐतराज है, वो बवाल कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्या उस दबाव में पूरे देश को पीछे धकेल दिया जाए? कुछ अराजक तत्व 150 करोड़ के देश को किनारे में धकेल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी सोचना होगा, और आम जनता को भी सोचना होगा कि क्या किसान आंदोलन की तर्ज पे वक्फ कानून को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन ने एक गलत मॉडल पेश किया कि आपको कुछ मनवाना है तो सड़कें जाम कर दो, आगजनी कर लो। यही हाल यहां पे है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को सवाल करने होंगे, उन सब नेताओं से करने होंगे कि भाई ये तो बताओ मुस्लिम विरोधी क्या है, और किसान नेताओं से ये तो पूछो कि उन 3 कानूनों में किसान विरोधी लाइन कौन सी थी, बताओ तो सही। अब तो बता दो, अब तो सरकार ने कानून हटा दिए, अब तो मुंह खोल लो। वो नहीं जवाब देंगे। मैं फिर आपको कहता हूं, आप सचेत हो जाइए। किसान आंदोलन ने पंजाब को बर्बाद किया, इस तरह की वक्फ की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे बंगाल बर्बाद होगा। पिछले 10 साल में बंगाल में कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? कौन इन्वेस्टर गया है वहां पे? जिस तरह से पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, वहां का भविष्य अंधकार हो रहा है, बंगाल के साथ भी यही होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में भी यही करने का प्रयास किया था, लेकिन वो चला नहीं। वो फॉर्मूला 2 बार फेल हो गया। अब क्या बंगाल सुधरेगा, या बंगाल की जनता इन मुद्दों पर सोचेगी? और अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि सब सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाएं, इसका मतलब हाई कोर्ट को भी पता है कि राज्य सरकार अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं राज्य सरकार खुद ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन अंत में दोबारा वही सवाल, कौन सी लाइन मुस्लिम विरोधी है, ये तो बताओ। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।